हेलो स्टूडेंट, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस दिवस मतलब विश्व क्षय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि यूं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण से होती है। तो आज हम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसी को समझेंगे। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में टीबी या फिर हिंदी में इसको तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग भी एक कहा जाता है, वो भी ट्यूबरक्लोसिस ही है। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मेनली लंग्स जो है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के कारण से जो डिसीज कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को टीबी कहा जाता है। हालांकि लंग्स के अलावा ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन जो है उसको प्रभावित करता है, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये मेनिंजिस जो होती है जो कि ब्रेन की कवरिंग होती है उसमें इन्फेक्ट कर सकता है, किडनी के अंदर इन्फेक्ट कर सकता है, बोन जो उसमें भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है या लिम्फ नोड जो है उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन मेन जो ऑर्गन जो होता है इसका इन्फेक्शन का वो लंग्स होता है और इसी कारण से इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स होता है, तो लंग्स के अंदर होने वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है ये कहा जाता है। तो सबसे मेन चीज़ कि ये होता किन कारणों से है, तो कॉज अभी जस्ट बताया कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बेसिलाई होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होती है। ये एसिड फास्ट होता है और रॉड शेप होता है, मतलब छड़ के आकार का होता है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि धीरे धीरे ग्रोथ करने वाला होता है। तो इसी बैक्टीरिया का लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से टीबी होती है। इन्फेक्शन होता कैसे है, मतलब ये डिसीज़ फैलती कैसे है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो है वो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब ये हवा के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। होता क्या है कि जो संक्रमित व्यक्ति जब खांसी खाता है, कफ करता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो क्या होंगे कि हवा के अंदर आ जाते हैं और हवा में आने के बाद उसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहा जाता है। और यही ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है वो क्या होगा कि हेल्दी पर्सन जो है वो जब सांस लेगा तो सांस के माध्यम या रेस्पिरेशन के माध्यम से उसके लंग्स में चले जाएंगे, मतलब उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ जाके फिर उसके लंग्स को इन्फेक्ट कर देंगे और उसके कारण से उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो मेनली ये एयर के द्वारा फैलने वाली डिसीज़ हो जाएगी, हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब जोखिम कारक होते हैं जो डिसीज़ की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी पर्सन होता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अति कम है, जैसे कि HIV का पेशेंट होता है या एड्स का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो लिया हुआ, या ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो उस व्यक्ति को भी टीबी होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। एक पॉवर्टी जो है वो एक बड़ा कारण होता है कि गरीबी जो है उसके अंदर ज़्यादातर टीबी होने की संभावना होती है, या ऐसा देखा गया कि ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज कंडीशन जो है वो गरीबी के अंदर ज़्यादा होती है। उसका कारण जो होता है वो एक तो माल न्यूट्रिशन होता है उनमें, और सेकंड जो है वो और क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ के अंदर रहते हैं उसके कारण से। एक माल न्यूट्रिशन जो होता है, कुपोषण, वो भी एक कारण होता है कि माल न्यूट्रिशन के कारण से क्या होगा, उनमें इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से भी वो इन्फेक्शन के प्रति प्रोन हो जाएंगे। एक ऑक्यूपेशन जो होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे जो ऑक्यूपेशन के अंदर काम करते हैं, जैसे सिलिकोसिस के हो गया किसी व्यक्ति को, या सिलिका के अंदर काम कर रहा है या माइंस के अंदर काम कर रहा है तो उसको सिलिकोसिस हो गया तो वो भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रोन हो जाएगा। एक ओवर क्राउडिंग जो है, भीड़ भाड़ के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो फैलने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हो जाएंगे जिसके कारण से ट्यूबरक्लोसिस की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस जो वो होता कैसे है मेनली। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका होने का कारण कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा बैक्टीरिया जो है वो कहाँ एंटर करेंगे, एल्विलाई के अंदर एंटर करेंगे। मतलब नॉर्मली क्या होगा कि कोई पर्सन जो है वो इनहेल करता है, मतलब एयर को अपने अंदर लेता है, तो उस इनहेल एयर के साथ ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी कहाँ पहुँचेंगे, एयरवे के अंदर एंट्री करेंगे और एयरवे में एंट्री करने के बाद वो सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्विलाई के अंदर पहुँच जाएंगे। एल्विलाई जो होती है वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होंगे, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब जमा हो जाएंगे और उसके बाद उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक तरह से उनका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे ही बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के अंदर एंट्री करता है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब इन्फेक्शन पैदा करेगा। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, मतलब इम्यून सिस्टम जो क्या करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और उसके कारण से वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, वहाँ का जो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसको भी इन्वेट कर लेंगे, मतलब उसके अंदर चले जाएंगे और उसके द्वारा बॉडी के दूसरे ऑर्गन जो है वहाँ पर भी पहुँच के वहाँ पर भी
इन्फेक्शन जो है वो पैदा कर सकते हैं। अब इन्फ्लामेशन जो रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, मैक्रोफेजेस जो है वो आ जाएंगे और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया जो है उसको क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, मतलब अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस होगा। फेगोसाइटोसिस के द्वारा ही क्या करता है कि मैक्रोफेजेस जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल जो भी होता है, जैसे बैक्टीरिया है या कोई भी पार्टिकल है, उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस होगा। फेगोसाइटोसिस के कारण से बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लंग्स टिश्यू जो है वो भी क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा, वहाँ वो भी डैमेज हो जाएगा। अगली चीज़ क्या होगी, इसके अंदर के कुछ बैक्टीरिया जो है वो तो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होंगे कि मैक्रोफेजेस के अंदर जाने के बाद ये जो मैक्रोफेजेस जो होता है वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ एक वेसिकल बना देगा और उसको कहा जाता है फेगोसोम कहा जाता है। तो वेसिकल जो है वो बन जाएंगे, फेगोसोम बन जाएगा। अब ये जो फेगोसोम जो होता है उसके साथ क्या होगा कि लाइसोसोम जो होते हैं वो आके बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है उसको मारने का, किल करने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम जो है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे उसके साथ, और लाइसोसोम जुड़ने के बाद वहाँ पर क्या बन जाएगा, उसके अंदर फेगोलाइसोसोम बन जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि बैक्टीरिया जो होता है वो बड़ा नालायक होता है। वो क्या करता है कि फेगोलाइसोसोम जो है वो बनने के बाद फिर क्या होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाना चाहिए, मतलब वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको ख़त्म कर देने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है उसके पास एक एसिड होता है। ये एसिड जो होता है वो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होती है उसकी बाहरी जो कवर आवरण होता है उसके ऊपर अंदर होता है, जो क्या करता है कि ये फेगोलाइसोसोम जो है उसकी जो एंजाइम जो उसके अगेंस्ट क्या करता है, टॉक्सिक होता है उसके लिए, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट उस बैक्टीरिया के ऊपर करने नहीं देता। और उसके कारण से कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, वो मरते नहीं हैं। और मरते नहीं है उसके बाद फिर क्या होगा, मैक्रोफेजेस के अंदर उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पर ही मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे और उनकी ग्रोथ हो जाएगी। और उसके कारण से क्या होगा कि धीरे धीरे मैक्रोफेजेस जो है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया की उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी। तो उसके कारण से क्या होगा कि एक तरह से तो कुछ क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया का तो फेगोसाइटोसिस हुआ है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या बन गया, फेगोलाइसोसोम बना। और साथ ही साथ क्या होगा कि फेगोसाइटोसिस में बैक्टीरिया जो है उसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा, वहाँ का आसपास का टिश्यू जो होता है वो भी क्या होगा, डैमेज होगा, जैसा कि इन्फ्लामेशन के अंदर होता है वही कंडीशन होगी। टिश्यू डैमेज होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा कि कैपिलरीज जो होती है वहाँ से फ्लूइड निकल के एक तो आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हुआ है तो वो भी डर्बी जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, उसको ही कहा जाता है एक्सुडेट कहा जाता है। तो वहाँ पर लंग्स के अंदर क्या होगा कि फेगोसाइटोसिस और फ्लूइड जो है उसका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, तो उस वहाँ पर एक्सुडेट हो जाएगा एल्विलाई के अंदर, और उसके कारण से एल्विलाई के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रोंको न्यूमोनिया जो है उसकी कंडीशन बन जाएगी। मतलब एक तरह से न्यूमोनिया की कंडीशन जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर लंग्स के अंदर फ्लूइड जो है उसका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे और वो मैक्रोफेजेस पे क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं हो, दूसरी जगह नहीं जाए, उसके लिए वो क्या करेंगे कि इस मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फिर क्या करेंगे, ये जो फेगोलाइसोसोम जो बने थे बैक्टीरिया उसके चारों तरफ क्या बना देंगे, एक वॉल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, एक तरह से एक दीवार जो है वो बना लेंगे और दीवार बनाने के द्वारा उसको क्या कर लेंगे, एक तरह से अपने अंदर बाउंड कर लेंगे, ताकि ये बैक्टीरिया जो है वहाँ से आगे वृद्धि नहीं करे और बैक्टीरिया जो हो गए उस वॉल के अंदर ही रहेंगे, जिसके चारों तरफ मैक्रोफेजेस जो है उसकी क्या हो जाएगी, सेल की एक दीवार हो जाएगी, मतलब एक तरह से गठान जैसी चीज़ जो है वो वहाँ पर बन जाएगी और उसको ही कहा जाता है ग्रेन्युलोमास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे ग्रेन्युलोमा जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेन्युलोमास या ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन जैसा कि एक चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि कहीं पर इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस पहुँच जाते हैं और मैक्रोफेजेस फिर क्या करते हैं कि जो इन्फेक्शन है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक वॉल का निर्माण करते हैं, दीवार बना देते हैं। दीवार बनाने के बाद फिर उसके अंदर ही क्या होता है, पूरे जो बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं, तो इस प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है, उसको ही ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बैसिलाई जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के वो क्या होंगे, अंदर रहेंगे, उसके चारों तरफ मैक्रोफेजेस जो है वॉल बना देगा और ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन के कारण से वहाँ पर क्या हुआ था, टिश्यू जो था लंग्स टिश्यू वो डैमेज हुआ था, तो लंग टिश्यू डैमेज होने पर वापस नॉर्मल कंडीशन होगी, वहाँ पर हीलिंग जो है वो शुरू होगी। हीलिंग के अंदर क्या होगा कि फाइब्रस टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फाइब्रोसिस की कंडीशन जो है एक तरह से वो उत्पन्न होगी और फाइब्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न होती है उसके कारण से क्या होगा, ये जो ग्रेन्युलोमा जो था उसके चारों तरफ फाइब्रस टिश्यू जो है वो इकट्ठा हो जाएगा
और बीच के अंदर क्या रहेंगे, बेसिलाई जो रहेंगे वो रहेंगे, और ये बेसिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और इस तरह की चीज़ का जो निर्माण होता है उसको ही कहा जाता है गॉन ट्यूबरकल कहा जाता है। तो इस तरह के गॉन ट्यूबरकल जो है वो मेनली लंग्स के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय बाद फिर क्या होगा, गॉन ट्यूबरकल बनने के बाद फिर वहाँ पर क्या होगा कि इस तरह के गॉन ट्यूबरकल जो होते हैं वो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे लंग्स के अंदर फैलने लगते हैं, बहुत सारी जगह पर बनने लगते हैं। और इनका जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, एक मिलेट जो होता है उसकी तरह होता है, मतलब कीड़ा जो होता है ठीक उसी तरह होता है। और इस प्रकार की जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको ही कहा जाता है मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तो मिलेट ट्यूबरक्लोसिस भी आपको ध्यान में रखना है। मिलेट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है कि लंग्स जो है उसके अंदर मिलेट टाइप के बहुत सारे स्पॉट बन जाते हैं, टीनी स्पॉट बन जाते हैं। और ये टीनी स्पॉट जो होते हैं वो मेनली किसके होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसी के होते हैं और मैक्रोफेजेस के होते हैं, उसको ही मिलेट ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गॉन ट्यूबरकल जो है वो बन जाएंगे। बाद में जाके क्या होगा कि ये जो गॉन ट्यूबरकल जो है उसके अंदर जो मटेरियल जो होते हैं, जो कि क्या रहता है, इसके अंदर कुछ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिलाई वो रहते हैं, कुछ लाइव बेसिलाई जो होते हैं वो रहते हैं, उन सब का कलेक्शन होता है। उसका फिर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब वो टिश्यू जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्रोटिक हो जाएगा, मतलब सेल जो होते हैं वो पूरा वहाँ पर डेड हो जाएगी। नेक्रोटिक होने के बाद उसके अंदर फिर क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। कैल्सिफिकेशन होगा मतलब कैल्शियम जो है उसका डिपोजिशन हो जाएगा, वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे। और कैल्सिफाइड होने के कारण से वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर छोटे छोटे नोड्स बन जाएंगे, हार्ड नोड्स बन जाएंगे। और यही कैल्सिफाइड लीजन जो है फिर एक्सरे के अंदर फिर दिखाई देते हैं। तो कैल्सिफाइड लीजन जो है वो बनने लगेंगे। बाद में जाके वहाँ पर क्या होगा, कोलेजन फाइबर जो है वो आएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, एक स्कार टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब कोलेजिनियस स्कार बन जाएगा। तो मेनली एल्विलाई या लंग्स के अंदर फिर क्या बनेंगे, वहाँ पर स्कार बन जाएगा, कोलेजिनियस स्कार जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेन तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जी। अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के क्या लक्षण जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके अंदर अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण के आधार पर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी दो प्रकार का होता है, या इसकी दो फेज़ होती है। एक होती है लेटेंट फेज़ होती है। लेटेंट फेज़ के अंदर ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके कोई भी लक्षण जो है वो नहीं दिखाई देते, थोड़े लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो वो हल्का फीवर जो है वो आ सकता है या हल्का कफ जो है वो आ सकता है, अधिकतर ये एसिम्टोमेटिक होती है। सेकंड फेज जो होती है वो इसकी एक्टिव फेज होती है। एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया के कारण से लंग्स जो है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं, और उसके कारण से कुछ साइन एंड सिम्टम जो है वो नज़र आते हैं। जो साइन एंड सिम्टम इसमें नज़र आते हैं उसमें एक तो आता है फीवर जो है वो कॉमन, क्योंकि होता क्या रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कारण से उसको क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। फीवर जो रहता है वो लो ग्रेड फीवर आता है। इसमें टेम्परेचर रहता है वो रहता है 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जो है वो रहता है। तो अगली चीज़ क्या होती है, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। लंग्स में होने के कारण से लंग्स टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर डैमेज होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा उसके कारण से, जिससे लंग्स टिश्यू जो है वो डैमेज होंगे। वहाँ पर क्या होगा, ब्रोंकस के अंदर सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। ब्रोंकस में सिक्रेशन बढ़ने के कारण से लंग्स उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा, और उसके कारण से उसको क्या होगा, कफ होगा, मतलब खांसी आएगी। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर खांसी जो होती है वो ज़्यादा आती है और लंबे समय तक आती है। यदि 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा दिन तक खांसी रहती है तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो सकता है, तो उसकी जांच जो है वो करवानी चाहिए। तो लंबे समय तक इसके अंदर खांसी आएगी, पर्सिस्टेंस खांसी आती है, लंबे समय तक इसमें कफ रहता है। कफ के साथ साथ ही क्या होता है, वहाँ पर स्पुटम जो है वो भी आता है अगली चीज़, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन के कारण से म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो म्यूकस जो है वो क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा, मतलब म्यूकस जो है वो बाहर आएगा, तो उसके कारण से स्पुटम जो है वो वाली खांसी आएगी। तो कफ के साथ स्पुटम आता है। अगली चीज़ क्या होती है, स्पुटम जो होता है वो येलो कलर का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है, और फेगोसाइटोसिस के कारण से वहाँ पर किसका निर्माण होगा, पस का निर्माण हो सकता है। और यही पस जो है उसको ही क्या कहते हैं, एक्सुडेट कहा जाता है। तो स्पुटम के अंदर पस जो है वो मिल सकता है, मतलब स्पुटम जो है वो येलो कलर का और थोड़ा बदबूदार जो है वो हो सकता है। अगली चीज़ क्या होती है, वहाँ पर फेगोसाइटोसिस के कारण से वहाँ पर क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा मतलब आसपास का टिश्यू जो है वो जब डैमेज हो जाएगा तो वहाँ की कैपिलरी जो है वो भी क्या होगी, डैमेज होगी। साथ ही वहाँ पर क्या बनता है, ग्रेनुलोमास बनता है, जिसके कारण से कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर गिरता है और कैपिलरी जो है वो डैमेज हो जाएगी। जिससे कैपिलरी डैमेज होगी, वहाँ पर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, हल्का सा ब्लड आ सकता है। वो ब्लड जो है वो किसके अंदर आएगा, स्पुटम के अंदर आएगा। तो स्पुटम के अंदर ब्लड आना उसको हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। तो स्पुटम के अंदर ब्लड आ सकता है, हीमोप्टाइसिस की कंडीशन जो है या लक्षण जो है वो पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। अगली चीज़ क्या होगी कि
ये जो एक्सुडेट होता है पस वो कहाँ इकट्ठा होता है, लंग्स के पैरेन्काइमा के अंदर, और उसके कारण से वहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है, ब्रोंकोनिमोनिया की कंडीशन हो जाती है। और ब्रोंकोनिमोनिया की कंडीशन के कारण से गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता। और जब गैसों एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर दिक्कत आएगी, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी। ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होना या शॉर्टनेस ब्रीथ, उसको कहा जाता है डिस्निया कहा जाता है। तो अगला साइन जो होगा वो डिस्निया होगा, उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगली चीज़ क्या होगी उसको, कि यदि सांस लेने में परेशानी होती है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रेट जो है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल एनर्जी का निर्माण नहीं करेंगे, और सब सेल एनर्जी नहीं निर्माण करेंगे तो बॉडी को क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी। मतलब फटीग जो है वो भी सिम्टम उसमें नज़र आ सकता है कि अत्यधिक थकान लगना, ठीक है, या थोड़ा सा ही काम करने पर थक जाना, या काम करने पर सांस का फूलना, ऐसे लक्षण जो है वो उसमें दिखाई दे सकते हैं। अगला लक्षण क्या होगा इसमें कि ऑक्सीजन जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण से सेल जो है उसमें मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा सेल के अंदर, तो उसके कारण से क्या होगा, उसको एक तो भूख जो है वो कम लगने लगेगी। साथ ही साथ सेल जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण से उसकी जो बॉडी की ग्रोथ जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बॉडी की ग्रोथ कम होना मतलब वेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, मतलब वेट लॉस होगा। तो सडनली वेट लॉस जो है वो होता है, अचानक से वज़न के अंदर कमी हो जाती है और व्यक्ति जो है उसका वज़न जो है वो कम हो जाता है। अगला क्या होगा उसके अंदर कि लंग्स जो है उसके अंदर ट्यूबरकल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाए, गॉन ट्यूबरकल बन जाएंगे। गॉन ट्यूबरकल बनने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ वहाँ पर कोलेजनस स्कार बन जाएंगे, और इसके कारण से लंग्स टिश्यू डैमेज होंगे। तो जब भी रेस्पिरेशन जब करता है, एक्सपेंशन होगा, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर तनाव महसूस होगा, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके कारण से, तो उसको क्या होगा, पेन होगा। तो रेस्पिरेशन के दौरान उसको पेन होगा, उसको ही चेस्ट पेन कहा जाएगा। मतलब चेस्ट पेन की एक सिम्टम जो है, लक्षण वो भी दिखाई देगा। चेस्ट पेन जो होता है इसमें क्या होता है, प्लूराइटिक टाइप का चेस्ट पेन होता है। मतलब इनहेल, जब रेस्पिरेशन को इनहेल करता है उस समय बहुत ही शार्प जो है या तेज पेन जो होता है वो होगा, मतलब सुई को चुभने जैसा उसको दर्द होगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम जो है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो दिखाई देंगे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। अब बात करते हैं अपन इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के, इसको डायग्नोस जो है वो कैसे किया जाता है। इसको डायग्नोस करने का जो पहला तरीका जो होता है वो होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है वो होता है, जिसको मोंटुक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक पीपीडी होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव। इस पीपीडी जो है उसको 0.1 ml जो है वो इंट्राडर्मली 4 आर्म जो स्किन जो होती है उसके नीचे इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद पेन से उसकी मार्किंग कर दी जाती है। और उसके बाद 48 से 72 घंटे बाद उसका इंड्यूरेशन जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर का इंड्यूरेशन जो है उसको कितना बन रहा है, उसकी साइज़ देखते हैं। यदि 0.5 mm जो है उससे यदि कम आती है तो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका नेगेटिव है। यदि 0.5 जो है उससे यदि ज़्यादा आ रही है तो वो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका पॉजिटिव केस जो है उसको इंडिकेट करता है। सेकंड जो इसमें किया जाता है वो है चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस जो होते हैं वो एक्सरे के अंदर दिखाई देते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। थर्ड जो इसमें किया जाता है वो है स्पुटम टेस्ट किया जाता है। स्पुटम टेस्ट के स्पुटम जो है उसका कल्चर करवाते हैं। स्पुटम कल्चर के अंदर AFB मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है वो प्रेजेंट मिलते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस को। अगला ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके कारण से WBC काउंट जो है था वो और ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो इसके अंतर्गत करवाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट की। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग के बारे में हम डिटेल में फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं नॉर्मल। तो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो होती है उसमें भी दो होती है, एक तो प्राइमरी होती है। प्राइमरी को याद करने का एक शॉर्ट फार्मूला जो है RESPI। R से रिफाम्पिसिन होता है, E से इथाम्ब्यूटोल होता है, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, P से पायरेजिनामाइड होता है और I से आइसोनियाजिल होता है। इसमें भी आइसोनियाजिल जो होती है वो और रिफाम्पिसिन जो होती है वो मेनली कॉमनली काम में ली जाती है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके अंतर्गत ये दोनों जो है वो ड्रग दी जाती है। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन के अंदर मल्टी ड्रग जो है थेरेपी वो काम में इसमें ली जाती है। सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के अंदर वो सेकेंडरी ड्रग इसमें कैप्रियोमाइसिन जो होती है या कैनामाइसिन होती है, इथेनोमाइड होती है या साइक्लोस्पेरिन ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। ये तो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो है वो हो गई।
ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए डॉर्स थेरेपी जो है वो लॉन्च की गई थी। डॉर्स थेरेपी जो है वो 1993 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसमें ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें जो भी एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग जो होती है वो हेल्थ वर्कर जो है उसकी उपस्थिति में ही दवाई जो है वो लेने का होता है। इसमें इसकी दो फेज़ होती है। एक तो इंटेंसिव फेज़ होती है जो कि 2 मंथ की होती है और एक मेंटेनेंस फेज़ होती है और ये 4 मंथ की होती है। टोटल मिला के 6 मंथ का इसका कोर्स होता है। डॉर्स थेरेपी के बारे में हम अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो चलता है। इसमें जैसे फीवर आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक जो है वो दी जाती है। कफ यदि आ रहा है उसको तो एंटी टिश्यू या कफ सिरप जो है वो इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें यदि डिस्निया की कंडीशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रेस्पिरेशन के अंदर, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया जाता है। ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर जो है या इनहेलर जो है वो इसमें दिए जाते हैं। लास्ट में बात करते हैं अपन इसके प्रिवेंशन की कि इसका प्रिवेंशन जो है वो कैसे करते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो होम आइसोलेशन जो है वो किया जाता है। होम आइसोलेशन के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट जो है उसको एक कमरे के अंदर अलग रख दिया जाता है ताकि एयर के द्वारा ये इन्फेक्शन जो है वो दूसरे पर्सन के अंदर नहीं हो। साथ ही पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करें। सेकंड चीज़, फेस मास्क जो है उसके इस्तेमाल के लिए उसको एडवाइस दी जाती है पेशेंट को खांसते समय या छींकते समय वो क्या करें कि मुंह के ऊपर रुमाल रख लें। साथ ही फेस मास्क जो है इसका इस्तेमाल करें ताकि इस इन्फेक्शन जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो। अगली चीज़, बीसीजी वैक्सीनेशन जो है उसके लिए एनकरेज करना है पॉपुलेशन को। बीसीजी जिसको बेसिलाई कालमेटिक यूरिन कहा जाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन होता है। और ये वैक्सीन जो है वो जन्म के समय लगाया जाता है। यदि जन्म के समय यदि किसी बच्चे को नहीं लगा है तो उसको 1 ईयर तक के अंतराल में इसको लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन के बारे में डिटेल में अलग चैप्टर के अंदर या अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम। अगला, हैंड वॉशिंग जो है उसके लिए एनकरेज करना है पॉपुलेशन को कि हैंड वॉश जो है वो प्रॉपर करने रहे ताकि इन्फेक्शन की संभावना जो है कम हो। एक स्पुटम जो है उसका सेफ डिस्पोजल करना है। स्पुटम कप के अंदर या किसी कप के अंदर उसको क्लोरीन सॉल्यूशन जो है वो देना है 5% और उसको कहना है कि उसके अंदर स्पुटम जो है उसको पिक को डालें और उसके बाद स्पुटम जो है उसको अच्छी तरह से डिस्कार्ड करना या जलाने का इसके अंतर्गत होता है। तो इस तरीके से इसका प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका नर्सिंग केयर प्लान जो है एक कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नर्सिंग केयर प्लान जो है वो चैनल में है। आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।